कामरूप असम का वर्धमान वंश। इस वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक पुष्यवर्मन ने प्राज्ञ ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया। पुष्यवर्मन के पश्चात भूमिवर्मन ने संपूर्ण कामरूप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसकी जानकारी निधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख में मिलती है। नालंदा मुद्रा लेख से ज्ञात होता है कि भूमिवर्मन के उत्तराधिकारी स्थितवर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। हर्षचरित के उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि स्थितवर्मन के पुत्र एवं उत्तराधिकारी सुस्थितिवर्मन यानी मृगांक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दूबी ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सुस्थितिवर्मन के पुत्र व उत्तराधिकारी सुप्रतिष्ठितवर्मन को गौड़ नरेश शशांक ने युद्ध में पराजित किया। सुप्रतिष्ठितवर्मन के पश्चात उसका भाई भास्कर वर्मन शासक बना। भास्कर वर्मन के विषय में वेनसांग के विवरण से भी जानकारी प्राप्त होती है। उसने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के मित्रता की तथा समस्त कामरूप का बंगाल के रूप में कुछ भाग पर शासन किया। भास्कर वर्मन इस वंश का अंतिम महान शासक था। उसके पश्चात वर्मन वंश का अंत हो गया। गुजरात का सोलंकी वंश। इस वंश के संस्थापक मूलराज 942 ईस्वी से 995 ईस्वी ने अनिहलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात चामुंडराज यानी 995 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक, दुर्लभराज 1008 से 1022 ईस्वी ने शासन किया। ये तीनों क्रमशः पिता पुत्र थे। दुर्लभराज के भतीजे भीम प्रथम के शासनकाल में लगभग 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण व लूटपाट की थी। भीम प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी 1064 से 1094 ईस्वी नाडौल के चौहान एवं मालवा के परमारों से युद्ध में पराजित हुआ। कर्ण का पुत्र व उत्तराधिकारी जयसिंह यानी 1094 से 1153 ईस्वी में इस वंश का सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी शासक हुआ। उसने सिद्धराज की उपाधि धारण की तथा प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया। उसके राज्य की सीमाएं पश्चिम में काठियावाड़ तथा गुजरात, पूर्व में भिलसा मध्य प्रदेश और दक्षिण में बड़ि क्षेत्र एवं संभर तक फैला था। जयसिंह के पुत्र व उत्तराधिकारी कुमारपाल 1153 से 1172 ने मालवा के राजा बल्लार, चौहान शासक आर्डोराज एवं परमार शासक विक्रम सिंह को पराजित किया। अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मुहम्मद गोरी को परास्त किया। मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय को 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में कई विचार हैं। 9वीं शताब्दी में राजवंशी राष्ट्रकूटों ने यह दावा किया कि वे महाभारत काल के यदुवंश श्री कृष्ण के वंशज से संबंधित हैं। डॉक्टर फ्लीट के विचार में राष्ट्रकूट वास्तव में उत्तर के राठौर के वंशज थे। वार्नेल का विचार है कि वे आंध्र देश में द्रविड़ रेड्डियों से संबंधित थे, किंतु सर्वाधिक मान्य विचार यह है कि मान्य खेट के राष्ट्रकूट राष्ट्रियों का राठियों के वंशज थे, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इतने महत्वपूर्ण थे कि अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख मिलता है। दांती दुर्ग। मान्यखेट के राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण काल दांती दुर्ग के अधीन आरंभ होता है।
उसने मान्यखेट यानी मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसके राज्यकाल में प्रलेखों में कहा गया है कि उसने माही महानदी और रीवा नदी पर युद्ध किया। कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, जालाट और टंका पर विजय प्राप्त की। 738 ईस्वी में उसने अरबों को पराजित किया तथा चालुक्य सम्राट से संपन्न होकर पृथ्वी वल्लल और खांडमालोक उपाधियां प्रदान की। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया। 753 ईस्वी में वह चालुक्य नर श्री कीर्तिवर्मा को पराजित करके समस्त महाराष्ट्र का स्वामी बन गया। दांती दुर्ग एवं महाराजा धीराज परमेश्वर तथा परम भट्टारक उपाधि धारण की। एलोरा में दशावतार मंदिर बनाया। 758 ईस्वी में कुछ समय पूर्व उसकी मृत्यु के बाद उसका चाचा श्री कृष्ण यानी कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम 758 से 773 ईस्वी। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा को अंतिम रूप से पराजित किया और चालुक्य साम्राज्य पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसने गंगों की राजधानी मान्यपुर और लगभग 772 ईस्वी में हैदराबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। उसने राहप को परास्त किया तथा दक्षिणी कोंकण पर भी विजय प्राप्त की। कृष्ण प्रथम एक महान निर्माता भी था। एलोरा में उसने ठोस चट्टान को कटवाकर महान शिव मंदिर बनवाया जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने शुंभतुंग और अकाल वर्ष उपाधियां धारण की। उसके पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र गोविंद द्वितीय यानी 753 से 80 के बीच में राजा बना तथा उसने प्रभूत वर्ष या विक्रमालोक की उपाधि धारण की। वह निर्बल तथा विलासी शासक था सिद्ध हुआ तथा उसके छोटे भाई ध्रुव ने विद्रोह करके उसे पराजित किया, स्वयं राजा बना। ध्रुव 780 से 793 ईस्वी। सिंहासन आरोहण के पश्चात ध्रुव ने निरूप्य या कालीवल्लभ, धारवर्ष और श्रीवल्लभ उपाधियां धारण की। उसने गंग नरेश, मुत्तरास, पल्लव नरेश, दांतिवर्मा तथा वेंगी के राजा को भी परास्त किया तथा समस्त दक्षिण का सर्वोच्च शासक बना। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट राजा था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार नरेश वसराज तथा पाल नरेश धर्मपाल का पराजित किया। उसने गंगा, यमुना, द्वाब तथा अधिकार क्षेत्र कायम किया। उसे धारवर्ष भी कहा जाता है। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार राष्ट्रकूट सर्वोच्चता का चुनौती देने के लिए देश में कोई शक्ति नहीं बची थी। गोविंद तृतीय यानी 793 से 814 ईस्वी के बीच में सिंहासन आरोहण के पश्चात सर्वप्रथम अपने भाई गंगवाड़ी का गवर्नर स्तंभ के नेतृत्व में 12 राजाओं के विद्रोह को कुचला। दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करके उसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। चक्रायुध उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश वसराज को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जब गोविंद तृतीय उत्तरी भारत में अभिनय पर था तो दक्षिण में गंग, केरल, पांड्य और पल्लव वंशी राजाओं ने उसके विरुद्ध एक संघ बनाया। 802 में गोविंद तृतीय से भी पूर्णतः परास्त हुआ। लंका के राजा ने भी उसने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार गोविंद तृतीय निसंदेह राष्ट्रकूट सम्राट में योग्यतम था। अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी। गोविंद तृतीय के पश्चात उसका पुत्र अमोघ वर्ष यानी सर्व 13 या 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। उसने नृपतुंग, महाराजसान और वीर नारायण अतिशयध बल उपाधियां धारण की।
उसके राज्य के आरंभिक वर्षों में ही राज्य में अशांति तथा अराजकता की स्थिति के कारण अमोघवर्ष सिंहासन खो बैठा, किंतु संभवतः अप्रैल 1821 में पहले उसने सिंहासन पर फिर अधिकार कर लिया। मान्यखेट नगर वसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राज्य के आरंभिक 20 वर्षों में राष्ट्रकूटों और गंगों के बीच निरंतर युद्ध हुए। अंत में अमोघवर्ष की संधि करनी पड़ी तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह एक गंग राजकुमार से किया। अमोघवर्ष ने सैनिक प्रवृत्ति की कमी तथा धर्म और साहित्य के प्रति रुचि थी। वह जैन धर्म से प्रभावित हुआ। संजन पात्रो दरंग में उसे देवी महालक्ष्मी का उपासक बताया गया है। उसके आश्रम में जिनसेन आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह तथा शक्तयन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। अमोघवर्ष ने स्वयं भी कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। कृष्ण तृतीय यानी 878 से 914 ईस्वी। अमोघवर्ष के पुत्र व उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष और शुंभतुंग उपाधियां धारण की। उसका झुकाव भी जैन धर्म की ओर था। जैन आचार्य गुणचंद्र उसके गुरु थे। उसे चोल एवं प्रतिहार शासकों से पराजित होना पड़ा। वह एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसकी एक पुत्री का विवाह चोलवंशी आदित्य प्रथम से हुआ। इंद्र तृतीय 914 से 922 ईस्वी। कृष्ण तृतीय के पौत्र और उत्तराधिकारी इंद्र तृतीय ने नित्य वर्ष, रक्तंक, कीर्ति नारायण और राजमार्तंड उपाधियां धारण की। उसने पाल वंश के शासक देवपाल को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इंद्र तृतीय के शासन काल में ही अल मसूदी अरब से भारत आया। उसने इसी महानतम भारतीय सम्राट कहा। इंद्र तृतीय के पश्चात उसके उत्तराधिकारी व पुत्र अमोघवर्ष द्वितीय की उसके छोटे भाई गोविंद चतुर्थ ने हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। 936 ईस्वी में गोविंद चतुर्थ के चाचा अमोघवर्ष तृतीय ने उसे गद्दी से हटा लिया तथा स्वयं शासन बनकर 939 तक शासन किया। उन्होंने गंगवाड़ी तथा बुंदेलखंड के विरुद्ध सैनिक अभियानों में सफलता प्राप्त की। कृष्ण तिथि 939 से 968 ईस्वी। अमोघवर्ष तृतीय के पुत्र व उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय ने गंगों को सहायता से चोलों को परास्त करके कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया। अपनी विजय की स्मृति में एक विजय स्तंभ तथा रामेश्वरम या उसके निकट कृष्णेश्वर और मार्तांडमादित्य के मंदिर बनवाए। तवक्लोम के युद्ध में परांतक चोल को पराजित किया, जबकि युवराज राजदित्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। कृष्ण तृतीय ने इस विजय की स्मृति में रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ बनवाए। खोतिंग यानी 968 से 972 ईस्वी। कृष्ण तृतीय का छोटा भाई व उत्तराधिकारी खोतिंग वृद्ध व्यक्ति था। उसके काल में परमार शासक सियाक ने 971 में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया। 972 में खोतिंग की मृत्यु हो गई। कर्क तृतीय यानी 972 से 973 ईस्वी। खोतिंग के उत्तराधिकारी कर्क तृतीय के समय राष्ट्रकूट साम्राज्य का गौरव समाप्त हो चुका था। राष्ट्रकूटों के एक सामंत तैल तृतीय ने 973 ईस्वी में नए राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कार्क तृतीय पराजित हुआ। इस प्रकार तैल तृतीय ने कल्याण ही के चालुक्य वंश की नींव डाली तथा 225 वर्ष के गौरव शासन के पश्चात राष्ट्रकूट वंश इतिहास से लुप्त हो गया। इसी की 6ठी शताब्दी के मध्य
ईसा के 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश को जिस शाखा का आधिपत्य रहा, इसका उत्कर्ष स्थल बादामी तथा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। वाणभट्ट ने सर्वप्रथम सामंतों के कर्तव्यों को निर्धारित किया। सामंतों का सकर तथा अकर नामक वर्गीकरण चंद्रशेखर ने किया। पंच महाशब्द नामक उपाधि किसी भी सामंत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च उपाधि थी। राज्य से पृथ्वी सामंत के अधीन प्रशासनिक विभाजन मंडलार कहलाता है। बधुआ मजदूर का प्रथम उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। भूमाप की इकाई निर्वर्तान केदार कंदुकवर्ण गोकर्ण मूल्यवान आठवाप पाटिलिकल पट्टक या खड़ी वाप द्रोणवाप नालिकावाप तथा कंठ है। साधारण व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त कौड़ी को करसण कहा जाता। वेला कूलाकर नामक विभाग बंदरगाह की व्यवस्था हेतु था। जियाल पासकरण नामक विभाग राजकीय मार्गों के देखरेख करता था। अपनी अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चंदेल प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश था।